हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार इलेक्शन के बारे में। बिहार इलेक्शन 2020 की जो डेट है वो अनाउंसमेंट कर दी गई है। जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं मिस्टर सुनील अरोरा, उन्होंने डेट का अनाउंसमेंट कर दिया। उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बिहार का जो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन है, विधानसभा का इलेक्शन है, ये कोविड-19 के टाइम में ही होगा। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब भी डेट अनाउंसमेंट की जाती है, इसका मतलब यह है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक प्रकार से लागू हो जाता है। अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? इसमें यह होता है कि जो भी रूलिंग पार्टी है वो कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं करेंगे जो जनता को प्रलोभित करे। दूसरा, जितने भी अपोजिशन भी हैं या कोई भी लीडर्स हैं वो अपनी बातों को सीमित रखेंगे, जिससे इलेक्शन में पोलराइज ना कर पाए, ना तो रिलीजन के नाम पे, ना तो जाति के नाम पे, ना तो किसी और नाम पे। तो ये भी कंडीशन होती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, जहां पे हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीजें किसको अलाउड नहीं होती। इलेक्शन कमीशन के पास मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर कौन कौन से पावर होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे देश में जो इलेक्शन कमीशनर होता है, स्पेशली इलेक्शन कमीशनर ऑफ इंडिया, जो कि विधानसभा और लोकसभा दोनों का इलेक्शन कराते हैं, जो कि दोनों ही पॉपुलर हाउस होते हैं। लेकिन याद रहे, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट, राज्य का निर्वाचन आयोग एक अलग बॉडी है जो आर्टिकल 243 के और 243 ZA में काउंट की जाती है। लेकिन आप इसको भी याद रखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट केवल पंचायती राज के इलेक्शन कराता है। राज्य में यदि बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर काम करता है। तो आइए बात करते हैं बिहार के इलेक्शन कमिश्नर की कड़े। देखा है तो बिहार के इलेक्शन कमीशन की बात करें तो बिहार का यदि बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या जानकारी दी, तो इन्होंने बोला कि इलेक्शन 3 फेज में होगा। फेज कौन कौन से? एक होगा अक्टूबर 28 में, एक होगा 3 नवंबर को, एक होगा 7 नवंबर को। और देखा जाए तो काउंटिंग जो होगी वो है नवंबर 10 में, 10 नवंबर में काउंटिंग होगी। तो 3 दिन 3 फेज में इलेक्शन होगा। अब देखिए, यहां पे काफी अच्छी जानकारी आपने दिया कि जो ये कोविड-19 के चलते 243 सीटों में इलेक्शन होने वाला है। हालांकि इसमें कमाल की बात है, दो मेन बड़े गठबंधन इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक तो महागठबंधन, जिसकी मेन पार्टी है वो है राष्ट्रीय जनता दल, जो कि आप जानते हैं लालू यादव उनके बेटे। दूसरी साइड देखा जाए तो यहां पर नीतीश कुमार, जो कि इस समय रूलिंग पार्टी में है, जदयू और बीजेपी, जिनका एक कोalition है जिसका नाम है एनडीए। तो ये पार्टी पार्टिसिपेट करेंगी इलेक्शन में। हालांकि वो इलेक्शन की जो गणित है उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इलेक्शन होने वाला है 243 सीटों में। यहां पे सबसे अच्छी बात यह है कि जो फर्स्ट फेज ऑफ वोटिंग होगी उसमें हम 16 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे। 16 डिस्ट्रिक्ट्स की 16 जिलों के 71 असेंबली सीटों को कवर करेंगे। अगला जो फेज होगा उसमें 17 जिलों की 94 सीटों को कवर करेंगे। और इसके बाद जो अगला फेज होगा वो 15 जिलों की 78 कॉन्स्टिट्यूंसी को कवर किया जाएगा। तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हालांकि टाइमिंग जो है 1 घंटे बढ़ा दिया गया है, जो वोटिंग का टाइम है वो 1 घंटे बढ़ा दिया गया है। तो ये भी काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है। वर्तमान में देखा जाए तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है 3 मेंबर बॉडी के रूप में काम करता है। याद होगा सन 1989 तक हमारा जो निर्वाचन आयोग है, भारतीय निर्वाचन आयोग, वो सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी। उस समय केवल एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। लेकिन 1989 में हम एक अमेंडमेंट लेके आए जिसका नाम है 61st अमेंडमेंट एक्ट। 61वें संवैधानिक संशोधन में क्या हुआ कि हमारे यहां वोटिंग एज घटा के हमने 21 को 18 साल कर दी। जब हमने वोटिंग एज को 21 से 18 साल कर दी तो हमारी एक नया डेवलपमेंट हुआ कि ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन को भी हमने 3 मेंबर बॉडी बना दिया। मतलब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, उनके नीचे 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे। अब देखिए, इसके बाद 1990 आते आते हमने वापस से डिसाइड किया कि नहीं, इसको वापस से सिंगल मेंबर बॉडी बनाई जाए। तो वापस से 2 इलेक्शन कमिश्नर की पोस्ट को हटा दिया गया और सिर्फ रहे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन कमाल की बात है, 1993 में एक नया डेवलपमेंट हुआ और वापस से सिंगल मेंबर बॉडी को 3 मेंबर बॉडी बना दिया। मतलब 1313 गणित चलती रही। और 1993 से लेकर अब तक हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 3 मेंबर बॉडी है, जहां पे एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और उनके अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। याद रखें, वोट डालने का अधिकार एक मूल अधिकार नहीं है, यह भारत का एक संवैधानिक अधिकार है। किसी भी नागरिक का एक संवैधानिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। बट ये वोट डालने का अधिकार फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता। यह भी आप याद रखें। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने वाली बात यह है कि आप याद रखिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये सारी गाइडलाइन जारी करते हैं, लेकिन इसकी परमिशन उन्हें भारत के राष्ट्रपति देते हैं। ये भी आप याद रखें।
बहुत सारी चीजें इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करनी है। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक निकाय है, जिसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसलिए उनके पास काफी सारे पावर होते हैं। लेकिन देखा जाए बीते कुछ सालों में हमने एक चीज देखी बहुत इंटरेस्टिंग, हमारे जो इलेक्शन प्रोसेस में क्रिमिनलाइजेशन, मतलब ऐसे लोग जिनके ऊपर कहीं ना कहीं बहुत सीरियस क्रिमिनल चार्ज लगे होते हैं, वो लोग भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। हालांकि इसके लिए हमने एक मैकेनिज्म बनाया। मैकेनिज्म यह है कि यदि किसी के ऊपर 2 साल से अधिक का पनिशमेंट लग गया, यदि किसी को 2 साल से अधिक की सजा मिल गई, तो वो जितने साल की सजा है उसको पूरा करेंगे। उसके बाद 6 साल का कूलिंग पीरियड होगा, ये पूरा करने के बाद में ही वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये कुछ नई रूलिंग है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन ये है कि बिहार में असेंबली पोल के रिजल्ट अनाउंस हो गए, और असेंबली पोल की जो रिजल्ट नहीं है, मतलब असेंबली का जो टाइमिंग है, डेट है, वो अनाउंसमेंट हो गया और 3 चरणों में होगा। और 3 चरण जो है 243 सीटों के लिए होगा। और 3 चरण, पहला होगा 28 अक्टूबर को, दूसरा होगा 3 नवंबर को, और तीसरा होगा 7 नवंबर को, और इसे काउंटिंग होने वाली है 10 नवंबर को। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर नाउ। जल्दी आऊंगा बिहार इलेक्शन के बारे में और भी बहुत सारे एनालिसिस करूंगा। यदि वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे इस वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अपने नीचे ओपिनियन जरूर दें कि आखिर कौन सा गठबंधन के जीतने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और आपके जो भी सुझाव हैं एक बेहतर निर्वाचन प्रणाली के लिए, वो अपने सुझाव भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, थैंक यू।